नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उससे जुड़े सवाल जो आपके पास आते हैं हमारे उसके जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज बात होगी कपास की खेती की और इसके साथ ही आपको हम जानकारी देंगे एलोवेरा की उन्नत खेती के बारे में। और इन दोनों विषय से संबंधित आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप कॉल सकते हैं। निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवाराम बाजिया जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। आप प्रोफेसर हैं बागवानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका भी। तो विषय हम आपको बता चुके हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, सफ़ेद सोना जिसे कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो किसान है कैसे उसके ज़रिए अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। और अभी का जो समय है वो है प्रबंधन का। अगर सही समय पर आप सही प्रबंधन अपनाते हैं तो आने वाले समय में अच्छा मुनाफा जो है वो आपको मिलता है कपास की खेती के ज़रिए। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर देवाराम जी, क्या स्थिति है अभी जो फसल है उसकी? देखिए, जो कपास की फसल है अभी उसके अंदर फूल बोगी और टिंडे काफ़ी आए हुए हैं जी। और जो मौसम चल रहा है उसके अंदर बारिश का समय है जी। और इस बारिश के मौसम के अंदर काफ़ी कई जगह ऐसा है कि कई जगह से रिपोर्ट आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि इस समय अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है जी। और पानी अगर निकलने की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर पानी निकासी का उचित व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे पानी निकासी का जितना जल्दी हो सके उतना प्रबंधन किया जाए। नहीं तो उसके अंदर अगर पानी 24 घंटे तक अगर कपास की फसल में खड़ा रह गया तो उसके अंदर जड़ गलन की समस्या आ सकती है। अभी के समय यही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति देखिए, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश की स्थिति बनी हुई है और कभी कभी हम देखते हैं असामान्य वितरण बारिश का हो जाता है। एक स्थान पर ज़्यादा बारिश हुई, ऐसे में अगर कपास की खेती आप कर रहे हैं और वहाँ पर बारिश की स्थिति है तो यह आवश्यक कि आप उसकी निकासी की व्यवस्था भी ज़रूर करें। साथ ही इससे जुड़े कई और सवाल हैं जो हम हमारे विशेषज्ञ हैं इनसे आगे लेंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नकदी फसल कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है और इसका बिनौला पशुओं को भोजन के रूप में दिया जाता है। कपास की बुआई अच्छी जल धारण और जल निकास क्षमता वाली भूमि में करनी चाहिए। जिन इलाकों में बरसात कम होती है वहां कपास की खेती अधिक जल धारण क्षमता वाली मटियार भूमि में की जाती है। वहीं जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो वहां बलुई और बलुई दोमट मिट्टी में कपास की खेती की जा सकती है। रही बात किस्मों की, तो बीटी कपास की किस्मों का चयन आप अपने इलाके और वहां की परिस्थितियों के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख नरमा, देसी और संकर कपास की किस्में भी है जिन्हें आप अपने इलाके के हिसाब से लगा सकते हैं। बुआई करते समय देसी किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कपास में लगने वाले कीटों की बात करें तो कपास के पौधों को दीमक, हरे तिल्ले और अमेरिकन सुंडी से नुकसान का खतरा रहता है। इनसे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उचित उपाय करें। कपास में आखिरी सिंचाई 33% टिंडे खुलने पर दे और इसके बाद कोई सिंचाई नहीं करे। बात अगर चुनाई की करें तो कपास में फूल काफी लंबे समय तक आते हैं। सभी पौधों पर फूल एक साथ नहीं आते और हर पौधे पर भी सारे फूल एक साथ नहीं आते हैं। फसल बोने के 2 से 2.5 महीने बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। फूलों के साथ ना खिलने के कारण कपास की चुनाई काफी समय तक चलती रहती है। जब काफी संख्या में गुले पक जाए तो पहली चुनाई कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा जब कुछ और गुले पक जाए तो उन्हें चुन ले। इस तरह चुनाई कई बार करनी पड़ती है। चुनाई कितनी बार करनी चाहिए ये कपास की किस्म, बरसात और पंक्तियों की दूरी पर निर्भर करता है।
तो जाना आपने बुआई से लेकर चुनाई तक हर एक जो अवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सही प्रबंधन अपनाएंगे तो जाहिर तौर पर अच्छा मुनाफा जो है वो कपास में ले सकेंगे और जो सफ़ेद सोना इसको हम कहते हैं उसकी सार्थकता और आपको जाहिर तौर पर मिल सकेगी। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनका भी। डॉक्टर सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे खासतौर से एलोवेरा की खेती की अगर बात की जाए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के समय में जो हमारे किसान भाई हैं वो एलोवेरा की खेती बड़े पैमाने पर करने भी लगे हैं, लेकिन कैसे पारंपरिक फसलों से हट के अगर हम औषधीय फसलों की तरफ रुख करते हैं और उसमें एलोवेरा की हम बात करते हैं, क्या स्थिति है आज के समय में और क्या आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ अब जो किसान है उनका रुझान होना ज़रूरी भी है? सभी किसान भाइयों को राम राम। आज एलोवेरा के बारे में आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप में बताऊंगा। और एलोवेरा लिलिएसी कुल का पौधा है और साउथ अफ्रीका से ये भारत में लाया गया और ये पहले वाइल्ड रूप में उगता था, बाद में इसकी पहचान की गई और ये एलोवेरा के रूप में भारत में धृत कुमारी के नाम से भी हिंदी में इसको जानते हैं। और इस टाइम इसकी खेती गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में बहुतायत के रूप में की जा रही है। और धृत कुमारी एलोवेरा की खेती करने से पहले मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा जी कि पहले किसी भी कंपनी से MOU मार्केटिंग के लिए आप कर लें, नहीं तो इस सीधे मार्केट में बिकना मुश्किल हो जाता है। तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि पहले अपना जो बाजार है उसको देख लें कि हम इसको कहाँ बेचेंगे, कहाँ सप्लाई करेंगे, किस कंपनी को बेचेंगे। पैदा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें। अब इसका जलवायु कब ये लगता है और कब लगा सकते हैं, वैसे अगस्त के महीने में इसको लगाया जाता है और 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता होती है। और इसमें जब आप इसकी जलवायु ऐसी जगह लगे जहाँ शुष्क जलवायु हो, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, उस क्षेत्र में एलोवेरा की खेती किसान भाई ना करें। मिट्टी का चुनाव कैसे करें? मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छी तरीके से उगता है। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी है तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा उगता है और उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, जो उसकी पत्तियों की ग्रोथ है, बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर सत्येंद्र, इस बारे में और भी विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे कैसे और उन्हें ढंग से हमारे किसान एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। शुष्क इलाकों जहां बरसात कम होती हो या जहां पानी की सुविधा कम हो, ऐसे इलाकों के लिए एलोवेरा काफी काम की फसल है। एलोवेरा को अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। एलोवेरा का पौधा सूखा सहन कर सकता है, ऐसे में इसकी खेती कम बरसात वाले इलाकों में आसानी से की जा सकती है। इसकी बुआई से पहले खेतों को जोतकर तैयार करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय लगभग 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद डाल सकते हैं। गूदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की अच्छी पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे, जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां अधिक पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है। इसके खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसीलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि कभी कभी पत्तियां सड़ जाती हैं या उन पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो ऐसे में गली पत्तियों को काटकर बाहर निकाल दें। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। एलोवेरा के बढ़ते उपयोग के कारण एलोवेरा की उन्नत खेती लाभ का सौदा साबित होती है। तो जाना आपने किस तरीके से आप सफलतापूर्वक एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक यही कि पूरी जानकारी आपके पास हो और फिर आप वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती कर सकें। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो
हेलो जी भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुनाई आ रहा है। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, जय हिंद भैया। जी हाँ, जय हिंद भैया। जी, जय हिंद। बहुत अच्छी बात। देखिए आज, क्योंकि आज तो हिंदी दिवस भी है और शुरुआत आप जय हिंद से कर रहे हैं। जी, कपास का जो फल है उसमें ना छेद हो रहा है और ना जो पत्ती में ना दाना दाना टाइप का हो रहा है, वाइट वाइट टाइप का। जी, उसका जानकारी चाहिए था। जी बिल्कुल। छोटा वाला कपास है, छोटी वाली? हाँ, छोटा जो उसका दाना छोटा रहता है ना, वही वाला। जी, डॉक्टर साहब कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे इनसे? सतीश जी, जो कपास के जो टिंडे हैं उनमें छेद हो रहे हैं? उन्नत बीज वाला है। भूपेंद्र जी, जो आप छिद्र बता रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? जो फल के दूसरे पत्ती में फल लगा है ना, छोटा छोटा वाला, उसके दूसरे पत्ती में हो रहा है। जी, पत्तियों में बता रहे हैं। पत्तियों के अंदर छेद हो रहे हैं? पत्ती में छेद हो रहा है और कपास जो फल लग रहा है अभी, उसके अंदर भी छेद हो रहे हैं? हाँ, उसके अंदर भी छेद हो रहा है। हाँ। मेटर स्टार डाला था उसमें, लेकिन नहीं काम कर रहा है वो। ओके, उसके अंदर आप ऐसा कीजिए भूपेंद्र जी, एक दवा आती है स्पाइनोसेड करके, स्पाइनोसेड। हाँ, उसकी आपको प्रति 3 लीटर के अंदर 1 ml दवा लेनी है। वो 15 लीटर वाला है स्पेयर। हाँ, तो उसमें 5 ml मिला लीजिएगा। अच्छा। और उसके साथ में एक स्टिकर आता है जो चिपचिपा, जिसको बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ, स्टिकर के नाम से आते हैं, वो भी 15 लीटर में 5 ml मिलाना। उससे क्या होगा कि वो जो दवाई है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और लंबे समय तक, और जो कीट है वो तुरंत मर जाएगा उससे। अच्छा, उसमें सेमिन भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, उसके अंदर एक साथ दोनों को मिला के करना है आपको। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी, तो देखिए विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको यहाँ बता रहे हैं कैसे आपकी जो समस्या है उसका हल हो सकता है। और ये बेहद ज़रूरी कि आप लगातार जो आपकी समस्या रहती है खुद से, क्योंकि अक्सर किसान जो हैं कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं। ऐसे में डॉक्टर देवराम, अगर देखा जाए, क्योंकि ये समस्या शायद और भी किसानों के सामने आती है और ख़ासतौर से ऐसे मौसम में हम बात करते हैं बंदर पंजा की एक समस्या आमतौर पर किसानों के सामने आती है, इसका क्या कारण है और समाधान क्या हो इसका? देखिए, जो किसान भाई क्या करते हैं कि जो अभी कपास की जो फसल है, तो इस टाइम जो बारिश का मौसम चल रहा है और कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और तमाम तरह की उसमें कीट बीमारियां आती है, खरपतवार भी होते हैं। तो जब इसमें कीट और बीमारियां आती है तो किसान भाई सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि जो कीटनाशक दवा जो स्प्रे करने वाली जो मशीन है उसके अंदर एक तो खरपतवार नाशी दवा जो स्प्रे करते हैं वो मशीन होती है, एक कीटनाशक दवा की। तो वो उस जो दवाई की जो टंकी है उसको एक तो साफ करके रखें पहले, जब इससे पहले जब कभी उसने काम में लिया है। जी। दूसरा उसका एक रीज़न ये होता है कि जो मौसम के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है तो तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। तो जो उतार चढ़ाव होता है उससे, और जो खरपतवार नाशी दवा अगर किसी की जो स्प्रेयर मशीन है उससे अगर आप छिड़काव खेत में कोई कीटनाशक दवा का करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पौधे हैं जो कपास की फसल के, वो सारे के सारे पौधे जो हाथ की अंगुलियां होती है उसकी तरह, भिंडी के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह वो पूरी की पूरी फसल हो जाती है। अगर इस समय इस बीमारी से बचने के लिए किसान को रेगुलर खेत का निरीक्षण करना है, सुबह और शाम के टाइम एक बार कम से कम दिन में देखें, क्योंकि अभी जो फसल है वो पूरी टिंडे बनने के अवस्था में बनी खड़ी है जी। और अगर कहीं भी ऐसा कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले बिना किसी से बात किए या अपना जो आसपास में कृषि विभाग के कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं या जो कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, उनसे सलाह लेकर आप उन जो प्रभावित पौधे की टहनियां हैं, पत्ते हैं, उनको तोड़कर मिट्टी के अंदर गहरा दबा दें। उसके बाद में उसको नष्ट करना है, मिट्टी में दबाना है। इसके बाद में उसको क्या करना है कि 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट 100 लीटर पानी में घोलकर उसके तुरंत बाद में
प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। अगर 10 दिन 15 दिन के बाद में अगर फिर नया फुटाव जो होता है और उसमें पत्ते वैसे ही निकलते हैं तो फिर एक बार यही प्रोसेस उसको अपनाना है, उन पत्तों को पौधों को तोड़कर ऊपर से जो भी टहनियां हैं, यानी इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं अगर यही अवस्था दोबारा दोहराना है। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सर एलोवेरा की खेती किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं? जी आप करना चाह रहे हैं सीहोर में एलोवेरा की खेती? जी सर, श्यामपुर से बात कर रहा हूँ, श्यामपुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, डॉक्टर सत्येंद्र, अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये चाहते हैं कि एलोवेरा की खेती ये शुरुआत करना चाह रहे हैं। कितनी संभावना इनके क्षेत्र के लिए और कितना लाभकारी रहेगा? जी जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मार्केटिंग अगर आपके पास उपलब्धता है बेचने के लिए तो एलोवेरा की खेती बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए। और अगस्त में इसको रोपित किया जाता है और इसमें जो उचित वैरायटी हैं 111, 269, 111, 271, 111, 273, इन 3 वैरायटी में एलिडिन जो इसके अंदर तेल या केमिकल पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि कोई सी भी प्रजाति आपको मिल जाए तो आप इसमें लगा सकते हैं और लगाने के लिए आपको उचित समय चल रहा है, अभी भी आप लगा सकते हैं। और 1 एकड़ के लिए अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो 22,000 पौधों की आवश्यकता होगी 1 एकड़ में। अगर 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी तो 11,000 पौधों की आपको आवश्यकता होती है। और ये 3 से 4 महीने 5 महीने में पत्तियां इसमें आने लगती हैं। और पत्तियां तोड़ने के लिए एक सावधानी ये रखें कि जो नीचे की पत्तियां हैं वही काटे, जो बीच की पत्तियां हैं उन्हें ना काटें और काट करके उनको ग्रेडिंग कर लें और मार्केटिंग में बेच दें। जी बिल्कुल, इसको देखिए लगातार ये ज़रूरी जो किसान इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कपास की खेती और उसके साथ साथ एलोवेरा की उन्नत ढंग से खेती आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से और साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनके सवालों के जवाब यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, आपका रुख हम करना चाहेंगे, खासतौर से अगर बात की जाती है एलोवेरा की खेती की। जैसा आपने बताया कि जो शुष्क स्थान है उनके लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन जहाँ पे जो किसान रोपाई का आप जिक्र कर रहे थे, अगस्त के महीने में एक अच्छा समय माना जाता है। क्या अभी भी संभावना है जो किसान अभी लगाना चाहते हैं? हाँ, अभी भी आप रोपाई कर सकते हैं। रोपाई उस जगह करें जहाँ पानी बरसात का ना भरता हो। अगर जिस खेत में पानी रुकता है तो उसमें रोपाई ना करें, क्योंकि उससे पत्तियां और जो पौधे हैं वो सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अगर बलुई दोमट मिट्टी और जो खेत का लेवल है अगर वो नीचा है तो क्यारी के रूप में बनाकर, क्यारियों को 6 इंच ऊपर बना करके और उसके साइड में एक नाली बना ली जाए तो वहाँ रोपाई की जा सकती है। लेकिन जहाँ पानी रुकता है वहाँ इसकी रोपाई बिल्कुल मत करें और जो ज़्यादा ही चिकनी मिट्टी है उसमें भी इसकी रोपाई ना करें। जी डॉक्टर सत्येंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम ये जानना चाहते हैं, हम एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं जी। किस समय लगाएं और कहाँ पे मार्केटिंग करें?
चलिए, बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र जानना चाह रहे हैं कि किस समय लगाया जाए, उसके साथ साथ जो मार्केटिंग की जानकारी है, बाजार की जानकारी है, वो कहाँ से मिल सकती है किसानों को? देखो, अब सितंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है जी। ये अब आखिरी टाइम है एलोवेरा का। वैसे किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर एलोवेरा आपको पाले के समय को छोड़ करके केवल पाला जब पड़ रहा हो तब इसके पौधे रोपित ना करें, नहीं तो साल भर में आप कभी भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। जैसे ही कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से बता रहे आप, अगर आपकी मिट्टी दोमट है और उसमें रेत की प्रतिशतता करीब 30% से लगभग है, तो आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। मैंने अभी 3-4 प्रजातियों का नाम लिया है, 111 271, 111 269, 111 273, L2 और 5 ये प्रजाति अति उत्तम है, जिसमें एलोडिन जो केमिकल धृत कुमारी एलोवेरा में पाया जाता है, इनमें सबसे अधिक होता है। और जहां तक इसकी बीज की उपलब्धता है तो लखनऊ सीमैप एक सेंटर है, वहां से आप इसकी प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और वहां से पौध भी ले सकते हैं और वहीं से आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे डाबर है, पतंजलि है। ये बेहद जरूरी कि आप, क्योंकि लगातार जो हमारे किसान हैं अलग अलग जगह से जुड़ते हैं और क्षेत्र अनुसार ही जो किस्में हैं उनका चयन किया जाए और आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहां भी जाकर जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर देवाराम आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रांतिक अवस्थाएं जो रहती हैं कपास की वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। फिर चाहे फूल आने की बात कहें, मिट्टी चढ़ाने की बात की जाए या जो टिंडे आने की अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, ऐसे में और कौन सी ऐसी बातें जिनका ख्याल किसानों को रखना चाहिए? देखिए, जो कपास की फसल है इस समय, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है, जहाँ बारिश नहीं हुई है और दोपहर के समय अगर पत्ते मुरझाने वाले से हो रहे हैं तो उसमें सिंचाई ज़रूर दे दें। इसके अलावा जहाँ पे रेतीली ज़मीन है, उस रेतीली ज़मीन में क्या होता है कि जब भी इसमें टिंडे बनते हैं और पूरी फसल जो फूल वाली स्टेज में होती है और टिंडे बन रहे होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि जो रेतीली ज़मीन है वहाँ पे पूरे के पौधे एकदम से सूख से जाते हैं और पत्ते गिरा देते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि इस समय जो भी जहाँ रेतीली ज़मीन है वहाँ पे भी, और जो अगर बलुई दोमट मिट्टी है, पानी अच्छा है, सब वातावरण सब अच्छा है, तो वहाँ पे भी 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 स्प्रे 1 किलो NPK 19-19-19 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से 15-15 दिन के अंतराल पे छिड़काव जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो पौधे को उस समय बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है और जो पोषक तत्व हैं वो फोलियर पर्णीय जो छिड़काव करेंगे उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर देवराम अगर बात की जाए, क्योंकि जब छिड़काव की बात कही जाती है तो जैसा इससे पहले भी आपने बताया कि जब भी कीटनाशी का आप छिड़काव करते हैं तो कई तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए और आमतौर पर जो किसान है कुछ गलती कर बैठते हैं। जैसे आपने बताया कि खरपतवार नाशी जो है वो उसी स्प्रेयर से अगर कर दिया जाता है, लेकिन क्या जो उपज बढ़िया लेने के लिए, अच्छी लेने के लिए सही समय पर सही प्रबंधन अपनाया जाए तो काफ़ी मददगार हो सकता है किसानों के लिए? जी बिल्कुल। अगर किसान भाई जैसे जो कृषि विभाग की और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी पैकेज प्रैक्टिस है, उनसे अनुमोदित जो किस्में, अगर अच्छी किस्मों का चुनाव पहले हो चुका है और अब अगर सही समय पे अगर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर, कृषि विभाग के अधिकारियों से और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे अगर सलाह लेकर जहाँ पे भी ज़रूरत है महसूस हो रही है, उनको किसी भी प्रकार की कोई कीट है, बीमारी है, उसके अनुसार अगर वो कीटनाशी दवा का या जो खेत का फसल का अच्छा प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको उसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और उसमें क्या है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसका चयन करते समय 3-4 बातें हैं जिनका बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना। उसमें सबसे पहला है सही समय, सही कीटनाशक दवाई का चुनाव, सही मात्रा और सही तरीके से छिड़काव। अगर ये 4 चीज अगर किसान भाई ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे जो भी हम खेत के अंदर कीटों का प्रबंधन करेंगे, बीमारी का प्रबंधन करेंगे तो वो नियंत्रित भी होंगे और फसल का अच्छी पैदावार होने की संभावना ज़्यादा होगी। जी, कीट और रोगों के बारे में आगे भी आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। ज्ञानेश्वर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, मैं सर से 2 प्रश्न थे मेरे। जी।
और एक था कपास का, और ये तो एलोवेरा की है ना, विदर्भ में चलता है क्या नहीं क्या? हेलो सर। जी, सुन पा रहे हैं आपको। ये कपास का वो हम 10 साल से लगा रहे हैं, पर पत्तियां ज्यादातर ज्यादा विदर्भ में गल रही है, तो इसका कारण क्या है ये पूछना था। ये कपास के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? सत्येंद्र जी, जी, बारिश कब हुई है आपके? पानी कितना गिरा है? पानी हम मूल तालुके में ज्यादा पड़ा, पर हमारा जो मंडल विभाग है ना सर जी, देखिए जो इस समय क्या होता है कि जो कपास का पौधा है वो पूरा काफ़ी 5.5-6 फीट की हाइट गेन कर चुका होता है, और उसमें हवा का संचार कम होता है, और सुबह के समय ओस जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश आ रही है और पानी खड़ा रह गया, या रेगुलर जैसे सुबह शाम जो बारिश की झड़ी लगी हुई है कई जगह, तो वहाँ पे जो पत्ते हैं वो सड़ने की और गलने की, टिंडों के ऊपर भी काले काले धब्बे से लगे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP आता है, वो 600 से 800 ग्राम 15 लीटर के लिए कितना चाहिए सर? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप उसमें जो 1 एकड़ है उसके अंदर 600 से 800 ग्राम डालिए, और पानी की मात्रा डालिए उसमें 200 लीटर 1 एकड़ के अंदर, और उसके साथ में जो स्टिकर है वो जरूर मिलाइए, जो चिपचिपा गोंद आता है वो 15 लीटर के अंदर 5 ग्राम डालिए, और ये 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। और इसके साथ में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है बैक्टीरियासाइड, जो 6 से 8 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा डलेगी। अगर आप ये 15-15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल अच्छी होगी। जी, अच्छा उत्पादन आपको मिल सकेगा। वो एलोवेरा के बदल जी, वो पूछना था सर। जी बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी। हेलो सर। जी, सुन पा रहे हैं आपको, पूछ सकते हैं। जी, एलोवेरा का पिक है, वो विदर्भ में मानता है क्या, वो पूछना था। आप जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में उसकी खेती सफलतापूर्वक हो सकती है या नहीं? हाँ जी, और मार्केट की विदर्भ में वो औषधि वनस्पति है ना सर, वो मार्केट के लिए हम कम पड़ रहे हो। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी कि बाजार की जानकारी भी हो। डॉक्टर सत्येंद्र, फिलहाल महाराष्ट्र से हमारे साथ दर्शक जुड़े, जानना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र अनुसार किस तरह की संभावनाएं हैं एलोवेरा की खेती की, और क्योंकि हर एक किसान बाजार के बारे में जानना चाह रहा है, तो क्या आप सलाह देंगे कि प्रशिक्षण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एलोवेरा की खेती में? बिल्कुल, प्रशिक्षण होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी खेती करना एक तकनीकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी किसान खेती अच्छी ढंग से उत्पादन अच्छी तरीके से ले पाएगा। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में एलोवेरा की खेती बहुत ही लार्ज स्केल में की जा रही है, क्योंकि वहाँ लाल मिट्टी है और पानी कम होता है, तो वहाँ के लिए महाराष्ट्र में सबसे अच्छा उत्पादन एलोवेरा का आप ले सकते हैं। और पौध लगाने के लिए 4 से 5 पत्तियों वाली पौध लेकर के 20 सेंटीमीटर और 4 महीने पुरानी पौध लेकर के, अगर आपको एलोवेरा की खेती 3 साल के लिए लेनी है तो पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखें। अगर आपको 4 साल के लिए खेती करनी है तो 60 सेंटीमीटर की पौधे से पौधी दूरी रखें, और 1 एकड़ में लगभग आपको 11,000 पौधों की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र, हम देखते हैं अलग अलग उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खासतौर से जो प्रमुख किस्में जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे थे, आप किसके लिए सलाह देंगे? क्योंकि अलग अलग उत्पाद में जब जाता है कोई भी हमारी जो फसल है, उसके लिहाज से ही किसान अपनी पूरी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी बाजार का ख्याल रखना ज़रूरी है। किस उत्पाद की ज़्यादा मांग है, इस पर ध्यान दें। देखो, जो जहाँ कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, ज़्यादातर एलोवेरा का जो उपयोग है वो कॉस्मेटिक कंपनियां ज़्यादा प्रयोग में ला रही हैं उसको, इसका जूस भी बना रही हैं, और इसकी जो दवाइयाँ हैं, दवाई बनाने में जो स्किन डिजीज में काम आती है, जो स्किन डिजीज उसमें काम आती हैं, तो उन कंपनियों को महाराष्ट्र में जो भी कंपनियां हैं उससे किसान पहले अपना कॉन्टेक्ट कर ले, उनसे बात कर ले, MOU होता है तो MOU करें, तभी इसकी खेती करें, नहीं तो ओपन मार्केट में इसको बेचना संभव है, संभव नहीं है। इसलिए किसानों से मैं आग्रह करूंगा, पहले अपना मार्केट का प्रबंध कर लें, तभी इसकी खेती करें।
जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी के और इसीलिए जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी अहम हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर सत्येंद्र ने भी कहा कि ज़रूरी है आप पहले इसका प्रशिक्षण लें, तकनीकी जानकारी जो है वो आपको हासिल हो पाएगी और उसी में ये भी बताया जाता है कैसे आप बाज़ार के अनुरूप चल सकते हैं और अपना जो उत्पाद आपका तैयार किया जा रहा है, जो फसल जब आपकी तैयार होगी तो अलग अलग उत्पादों में ही आप भेज सकेंगे, लेकिन सही जानकारी होगी तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल हम भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं एलोवेरा की उन्नत खेती और कैसे आप कपास की बेहतर ढंग से खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल अमृत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत अमृत जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अमृत जी। हाँ सर, मैं अमृत सिंह शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि एलोवेरा की खेती से प्रति एकड़ लगभग कितनी शुद्ध आय मिल जाती है इस किसान को जी, और इसका बीज कहाँ से मिलेगा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? चलिए बिल्कुल। इसको ये कितने दिन की फसल अधिकतम कितने वर्षों तक चल सकती है? जी डॉक्टर सत्येंद्र, सवाल आपने भी सुना होगा इनका। जो फसल है कब तक चल सकती है, बीज और इसकी रुपाई के लिए कहां से मिलेगा, और अगर प्रति एकड़ हम देखते हैं तो कितना मुनाफा किसान को इसमें हो सकता है? देखो किसान भाई, इसके एक एकड़ में लगभग 1 हेक्टेयर में 30 से 35 टन पत्तियां मिल जाती हैं और मार्केट पर डिपेंड करता है आपने किस रेट में एमओयू किया है, मार्केट में किस भाव में बिक रहा है। हमें ज़्यादातर टेक्निकल इनपुट आपको दे सकते हैं। और मार्केट की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट को पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। आपके नज़दीक ही कोई कंपनी है, ड्रग बना रही है, कॉस्मेटिक बना रही है या इसका जूस बना रही है, पतंजलि जैसी कंपनी आप जहाँ से बोल रहे हैं तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जितनी भी ड्रग कंपनियां जो दवाइयाँ बनाती हैं, अगर आपके आसपास कोई कंपनी है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रही इसकी लगाने के बाद मैंने कुछ प्रजातियाँ आपको बताई हैं। जो ये प्रजाति हैं जो IC 111 269, ये सबसे बेस्ट और इसमें करीब लगभग 25% तक एलोडिन मिल जाता है।
जो मार्केट भाव में सबसे अधिक बिकती है, और इसकी जो पत्ती का साइज है वो चौड़ा होता है और ये 1.5 सेंटीमीटर तक मोटा हो जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रजाति का चयन करें। और बाजार भाव आपको बाजार भाव में यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि बाजार में क्या रेट बिक रहा है वो हमें ज्यादातर इसका नॉलेज नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती। डॉक्टर सनेन, लेकिन हम देखते हैं आज के समय में और ज़्यादा लाभ के लिए जो किसान हैं प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और एलोवेरा में तो जाहिर तौर पर तमाम संभावनाएं जो हैं वो प्रसंस्करण की नज़र आती हैं। और ऐसे में जो युवा हैं वो हम देखते हैं गांव में ही जो प्रसंस्करण इकाई है वो अब स्थापित की जा रही हैं सरकार की मदद से, तो इस दिशा में भी किसान आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बढ़ सकती। इसको एलोवेरा का जूस प्रिजर्व कर सकते हैं आप। और किसान भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो जूस निकालने की जो मशीन है वो आप छोटी से ज़्यादा में महंगी भी नहीं होती, खरीद सकते हैं। और जूस निकालने के प्रिजर्वेटिव मिला करके उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और जैसे ही आपको डिमांड आए मार्केट में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, इन बातों का ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के यवतमाल से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हितेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो सर जी हितेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही सर, आ रही। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ तो सर हमारे इधर 15-20 दिन से सर बारिश चालू हो गया ना जी। हाँ आ रही 15-20 दिन से सर बारिश है, और कपास की फसल है ना सर खराब हो रही है, थोड़ी सी फसल खराब हो रही है। जी खराब हो रही है सर जी, तो थोड़ा उपाय बताइए सर। चलिए, बिल्कुल। जो बारिश की वजह से बता रहे हैं फसल लगभग खराब सी हो रही है। हाँ, बारिश की वजह से हो रही है, ज्यादा पानी की वजह से। जी, 15-20 दिन से ज्यादा बारिश हुई है। तो हितेश जी, उसमें सबसे पहले तो आपको जो पानी है ना उसकी निकासी का प्रबंध कीजिए, उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, बारिश की वजह से। हाँ, उसको पानी को निकालने का प्रबंधन करो जी। और दूसरा, उसके अंदर आप जो अभी मैंने पहले भी बताया, एक कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 3 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्रति लीटर पानी और 6 से 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 एकड़ के अंदर 200 लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव करना है 15-15 दिन के अंतराल पे, ताकि उसके अंदर जो फफूंद है वो डेवलप हो रही है वो उसको नियंत्रित किया जा सके और आपके टिंडे और पत्ते गलने से सड़ने से बचाए जा सके। और जैसे ही बारिश और मौसम खुल जाएगा ठीक हो जाएगा। जी, तो एहतियातन तौर पे ये कदम आप देखिए उठा सकते हैं, जिससे आपकी जो उपज है वो सही रहेगी, ज़्यादा प्रभावित वो मौसम से नहीं होगी। लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब जो कीट हैं उनकी वजह से फसल प्रभावित होने लगती है, और उसी में व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी की हम बात करें तो किस तरीके से इसका प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कैसे इसका नियंत्रण किया जाए? देखिए, जो सफ़ेद मक्खी है, ये सफ़ेद मक्खी जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है और ठंडा मौसम होता है तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता जाता है जी। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप उन खेतों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का अगर किसान भाई ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के अंदर होते हैं अल्फामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, फेनोल्रेट। अगर इन कीटनाशक दवाइयों का यूज़ होता है तो इनका इस कीट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है जी। और ये कतई बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो सफ़ेद मक्खी है इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक तो जो पीला चिपचिपे ट्रैप आते हैं जी, जिसको पीला ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, येलो स्टिकी ट्रैप जी, वो खेत के अंदर जगह जगह पौधों के ऊपर लगा दें ताकि वो जो पीले कलर को ये अट्रैक्ट करती है और वो वहाँ पे चिपक जाएगी। दूसरा, इसके लिए एक देसी तरीका है, जो नीम का बीज का घोल है या जो आपका एजिडिरेक्टिन 0.3% का आता है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के अंदर स्टिकर मिलाकर उसके अंदर आप छिड़काव कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3। तो अगर इसको सही समय पे आप रेगुलर मॉनिटरिंग करना है और ये छिड़काव तभी करना है जब आपको एवरेज प्रति पत्ता इसका आर्थिक कगार लेवल है जो 6 से 8 अगर प्रोड आपको प्रति पत्ते मिलते हैं सफ़ेद मक्खी के, तो ही इन दवाइयों का छिड़काव करना है। और रेगुलर एक ही दवा का छिड़काव नहीं करना, आपको 3-4 स्प्रे करने पड़ेंगे इसका नियंत्रण करने के लिए। तो एक बार नीम के बीज का घोल कर दिया, एक बार एजिड्रेक्टिन कर दिया, एक बार जैसे एसिटामाप्रिड है 20% SP कीटनाशक दवा है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं 40 से 60 ग्राम प्रति
एकड़ के हिसाब से स्टिकर जरूर उसके अंदर मिलाएं। बिना स्टिकर की किसी भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करें। अगर आप ये इस तरह से इसको करेंगे तो इतने में आपकी फसल पक जाएगी और जो टिंडे हैं, जो कपास है, वो खराब होने से बच जाएगी। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, पदम जी हमारे साथ जुड़े हैं उदलगुरी असम से। बहुत बहुत स्वागत पदम जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो पदम जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। सर जी जी मेरे को ये जानना है कि मैं असम से बोल रहा हूँ कि ये जो एलोवेरा का खेती लगानी है तो इसमें उदालगुड़ी में ये फसल लगाने से जी इस जमीन में होगा नहीं होगा ये जानकारी लेनी थी। और एक क्वेश्चन है सर, मेरा पास एक दवा है गोल्ड कॉइन प्राइम, ये किस में यूज होते हैं? चलिए बिल्कुल, लेकिन देखिए जहाँ तक एलोवेरा का सवाल है उसका जवाब हम ज़रूर ले लेते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र क्या जवाब देना चाहेंगे? उदलगुरी असम से जानना चाह रहे हैं, वहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं इसकी खेती के लिए? देखो, आसाम जो प्रदेश है वो जितना 90% वाटर लॉगिड सोयल है वहाँ पर, और आसाम में इसकी खेती नहीं की ना होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है वहाँ उस प्रदेश में, तो उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। खेती करना खतरे से खाली नहीं है और मैं चाहूँगा कि किसान भाई, आसाम के जितने भी किसान हैं उनके लिए ये लाभप्रद नहीं हो सकता। जी, तो डॉक्टर सत्येंद्र का मानना यही है कि वहाँ पे देखिए उतना लाभ आपको इससे नहीं मिल पाएगा। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र, जैसा आपने कहा कि बाजार के अनुरूप एलोवेरा की खेती हमें करनी पड़ती है, तो क्या ऐसे में पहले से ही जो किसान हैं वो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO से जुड़कर आगे बढ़ें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नुकसान का खतरा है या संभावना है वो बेहद कम हो जाती है। जी, FPO की आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उनसे तकनीकी इनपुट लेकर FPO एक ग्रुप बना सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप उसमें आपको MSME के थ्रू लोन भी मिल जाता है, तो उससे एलोवेरा का प्लांट आप लगा सकते हैं, जूस निकालने का प्लांट लगा सकते हैं आप। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। देखिए ना सिर्फ एक किसान बल्कि कई किसान मिलकर जो FPO की शुरुआत की जाती है उसके ज़रिए भी आप अपना जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं और ख़ासतौर से आमदनी में इजाफा करना अगर हमारे किसान को है तो इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। ना सिर्फ परंपरागत फसलें बल्कि प्रसंस्करण की तरफ भी हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय के जो स्रोत हैं उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर भाजी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमने बात की वाइट फ्लाई की, लेकिन कई और भी कीट इस दौरान आते हैं जिनकी वजह से किसान को मुश्किलें आती हैं। देखिए, दूसरा जो कीट है इसके अंदर है वो हरा तेला, उसका प्रकोप होता है, पर हरा तेला की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब आने वाला जो समय है, जो सितंबर का एक पखवाड़ा जा चुका है लगभग, और अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा उसके अंदर ये सफ़ेद मक्खी का है, इसी का प्रकोप होगा। तो जो इसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ या जो मैंने बताया अभी, वो अगर उन दवाइयों का ही छिड़काव करेंगे तो हरा तेला नियंत्रित हो जाएगा। अब इसके अलावा जैसे कई जगह से अभी मैंने देखा कि कई किसानों के फ़ोन भी आते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो किसान भाई उस चीज़ को समझते नहीं है। वो है कि जैसे हमारे में एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा ही कपास के पौधों के अंदर भी हार्ट अटैक की एक समस्या आ रही है। उसको बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा के अंदर पैराविल्ट। तो वो होता क्या है कि जैसे बीज के अंदर काफ़ी समय तक सूखा रहा, पानी की कई जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी और एकदम से बारिश आ गई हो, या हम लंबे समय तक सूखा रहने के बाद में उसमें पानी दे दिया जाता है, तो पौधे 24 घंटे के अंदर अंदर मुरझा जाते हैं। और अगर ऐसी अवस्थाएं अगर कहीं पे आ रही है तो उस अवस्था के अंदर किसान भाइयों को 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर किसी भी कृषि विशेषज्ञ से, कृषि विकास अधिकारी से, कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। और लेने के बाद में उसके अंदर 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव जरूर करें। अगर 24 से 48 घंटे में अगर ये सिम्टम मिलते हैं और
48 घंटे के अंदर अंदर ये छिड़काव कर दिया जाता है तो फसल को बचाई जा सकती है, अन्यथा वो पौधे जिनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है वो पूरे के पूरे पौधे खत्म हो जाते हैं। जी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी है जो, क्योंकि अलग अलग किस्में रहती हैं हमारी, कुछ देसी किस्में हैं, कुछ संकर हैं, तो क्या उसके अनुरूप हम मान सकते हैं जो देसी किस्में हैं उनमें जो इस तरह के रोग या कीट की समस्या है ये कम रहती है? जी, ये जो मैं बता रहा हूँ पैराविल्ट की जो समस्या आ रही है वो सबसे ज़्यादा जो बीटी कपास है उसी के अंदर आ रही है जी, और जो देसी किस्में हैं उसके अंदर ये नहीं है, पैराविल्ट की समस्या नहीं। पैराविल्ट जो है वो बीटी कपास के अंदर है जी, और जो देसी किस्में हैं, देसी कपास है उसके अंदर जो सूंडियां हैं जैसे कि चितकबरी सूंडी है, हरी सूंडी है, तंबाकू की सूंडी है जी, और एक पिंक बॉलवर्म आता है जिसको पिंक बॉलवर्म भी बोलते हैं। तो इनके लिए अगर कहीं भी किसान भाइयों के अगर देसी कपास के अंदर ये समस्या है तो वहाँ पे स्पाइनोसेड 14.5 SC उसका 80 ग्राम प्रति एकड़ जी 100 से 200 लीटर पानी में और स्टिकर मिलाकर छिड़काव जरूर करें जी। और यही देखिए फायदा होता है किस्मों का चयन करने का कि कौन सी किस्म का आपने चयन किया है, क्योंकि आने वाले समय में उसमें हो सकता है कीट और रोग जो हैं वो ना लगे और आपकी लागत इसके जरिए बच सकती है। इसलिए ज़रूरी यही कि जब भी आप किस्मों का चयन करें सोच समझ कर करें। इसके बारे में आगे भी आपको हम जानकारी यहाँ देंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं एलोवेरा की उन्नत खेती और उसके साथ ही कपास की खेती में किस तरह का प्रबंधन आपको इस समय में अपनाना चाहिए जिससे अच्छी उपज आप ले सकें। और डॉक्टर देवराम भाजिया जी हमें लगातार इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर देवराम, जैसे जैसे जो हमारी फसल है परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर जो आखिरी चरण रहता है वो रहता है चुनाई का भी। क्या इस दौरान भी किसानों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी देखिए, जो चुनाई का समय है उसके अंदर अगर आपने सही ढंग से चुनाई नहीं की, एक तो जब मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फसल अच्छी हो गई और आप चुनाई के समय कुछ सावधानियां नहीं रखेंगे तो आप उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी को खराब कर दोगे। उससे आपको जो बाजार का मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले आपको जो आपने किस्में लगाई हुई है उसका पता होना चाहिए कि मैंने कौन से खेत में कौन सी किस्म लगाई, तो किस्म वार चुनाई करें। जी आगे भी डॉक्टर साहब इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगुलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका जगुलाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं? एलोवेरा की खेती के बारे में। एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसकी खेती करना चाहते हैं आप?
हाँ जी ये मेरी बात की खेती करने के हिसाब जी हाँ और हाँ चलेगा जी। जगुलाल जी क्या जानना चाह रहे हैं इस बारे में? हाँ तो उसकी फसल तैयार होने के बाद में मार्केटिंग कहाँ करेंगे? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, जगुलाल जी। और जो हमारे किसान हैं, क्योंकि बदलाव तो हम देख पा रहे हैं हमारी कृषि में उनकी वजह से, लेकिन एक उम्मीद किसानों की भी रहती है जब हम बाजार व्यवस्था की बात करते हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं बाजार में किसान के लिए आ सकती हैं आने वाले समय में भी, जिसका लाभ किसानों को मिल सकता है, क्योंकि विपणन की उतनी जानकारी जो है किसान को नहीं हो पाती। जो हमारी मंडी समिति है, सभी स्टेटों में मंडी समिति होती है, सरकार उसमें इसी की मंडी स्थापित कर दे, जो ब्रोकर है या खरीदार है वो वहाँ पहुँचे और किसान भी अपना माल लेकर वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अभी भी सरकार ने इस बार, पहले भी मेरे लेक्चर में मैंने बोला था कि ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जितने भी हैं ये मंडी समिति से आप लिंक क्यों नहीं किए गए? अगर मंडी में इनकी दुकानें या उनको बायर वहाँ खरीदार मिल जाएगा तो किसान परेशान नहीं होगा और वहीं बेच देगा वो। जी, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र, अगर मांग की हम बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अलग अलग जो उत्पाद हैं वो इससे बनाए जाते हैं, किस तरह की मांग आप देख पाते हैं और किसानों के लिए उस लिहाज से कितनी संभावनाएं हैं मुनाफे की? देखो कि ये अगर हर एक किसान करने लगेगा तो ये, क्योंकि फिर उत्पादन ज्यादा होगा, डिमांड कम हो जाएगी जी, तो एक रेशो में ही खेती की जाती है। लेकिन फिर भी एलोवेरा की खेती वहाँ ज्यादा करने की संभावना, किसान को वहाँ करना चाहिए जहाँ आप कन्वेंशनल खेती नहीं कर सकते, जहाँ पानी की बहुत कम जाता हो, बरसात का ही पानी अवेलेबल हो, रेतीली मिट्टी हो, जैसे राजस्थान है, बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पानी है ही नहीं, तो वहाँ इसकी खेती कर सकते हैं और मिनिमम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं आप। अगर मार्केट आपके पास है, इसमें ज्यादा कीट भी नहीं लगते, कीट की संभावना ना होने के बराबर है, बीमारियां ना होने के बराबर है, और 1 हेक्टेयर में लगभग 30 से 35 टन आपको इसमें पत्ते मिल जाती हैं और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी, तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो इसमें ज्यादा होती है। तो इसकी खेती और जो खेती हम कर रहे हैं उनसे प्रॉफिट का रेशो ज्यादा आता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र, लेकिन एक लक्ष्य हमारे सामने है किसानों की आय को दोगुना करने का। क्या हम एलोवेरा के जरिए इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और कितना कारगर रहेगा ये? अगर आप कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं, जो और खेती भी कर रहे हैं, उसके साथ इसकी साथ खेती कर सकते हैं और एक अच्छा लाभ भी ले सकते हैं और किसानों की आय भी डबल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जी बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और उनको बताया क्या फ़ायदा मिल सकता है एलोवेरा की खेती करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पर बुलाने के लिए और मेरा लेक्चर सुनने के लिए। किसान भाइयों का भी बहुत बहुत आभार। जी, थैंक यू वेरी मच। जानकारी यहाँ साझा कर रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र, मेरठ उत्तर प्रदेश से। फिलहाल डॉक्टर भाजी, आपसे हम समझना चाहेंगे, किसान अक्सर हम देखते हैं कि उनकी एक उम्मीद रहती है अच्छी उपज हमें मिल पाए, मुनाफा उससे जुड़ा होता है और उस चक्कर में कभी कभी जो उर्वरक की हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में जो फसल है उसमें दे दिया जाता है। इस वजह से किस तरह का नुकसान या लागत जो है कैसे किसान बढ़ा रहे हैं और कैसे इसको हम कम कर पाएंगे? जी देखिए, जो हर फसल है वो उसके अंदर फिक्स मात्रा के अंदर काफ़ी अनुसंधान करने के बाद में ये बताया गया है कि इतनी मात्रा आप डालोगे किसी भी उर्वरक की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इतनी मिलेगी। तो अगर आप उससे ज़्यादा कोई भी उर्वरक की मात्रा डालते हो तो पहला आपका नुकसान की इकोनॉमी के लिए आप उससे, अगर आपका 50 किलो में काम हो रहा है और आप 70 किलो डाल रहे हो तो 20 किलो वेस्टेज हो गया जी। उससे पहला नुकसान आपका पैसा ज़्यादा लग गया, दूसरा वातावरण ख़राब कर रहे हो, मिट्टी भी ख़राब कर रहे हो। इसके अलावा जो नुकसान हो रहा है वो उसके अंदर क्या होता है कि जब ज़्यादा, जैसे एक नत्रजन उर्वरक अगर ज़्यादा देते हैं तो पौधे के अंदर सकुलेंसी बढ़ जाती है और उसके अंदर कीट और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितनी अनुमोदित मात्रा है उतनी ही जो उर्वरक है या कीटनाशक रसायनों की जो मात्रा यूज करनी है वो करें। और मैं इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए अंतिम मैं यही करना चाहूँगा किसान भाइयों को कि खेत का नियमित तौर पे निरीक्षण करते रहें, किसी भी कीटनाशक दवा का कम से कम छिड़काव करें, कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रहें, अपने जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे बराबर सलाह कर लेते रहें और
खेत के अंदर क्या होता है कि मित्र कीट भी होते हैं। तो जैसे ही आपको कोई कीट दिखाई दे तो आपको कभी भी कीटनाशक दवा का डायरेक्ट छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कीटनाशक दवा डालते हैं तो सबसे पहले मित्र कीट मरते हैं। तो प्रकृति ने बैलेंस बनाया हुआ है, अगर दोस्त हैं तो दुश्मन भी है वहाँ खेत में, तो उनको दुश्मनों को मारने के लिए दोस्त हैं वहाँ पे, तो उनको बचाव के लिए हमको आखिरी हथियार कीटनाशक दवा का प्रयोग करना है जी। तो अगर आप ये चीजें ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी पैदावार होगी और हम कीट बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छे ढंग से हम इसकी खेती कर सकेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू जी। तो जाना आपने कैसे आप कपास में उचित प्रबंधन अपनाकर उसकी बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं, साथ ही एलोवेरा की जानकारी भी आपने ली। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल बात होगी गेंदे की खेती की तैयारी की और मधुमक्खी पालन की कैसे करें शुरुआत, ये कल के विषय रहेंगे। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी विकल्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक के लाइन्स खुली हैं। इसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपकी स्क्रीन पर QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन करके हेलो किसान कार्यक्रम है वो देख सकेंगे आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी, और इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं ये सारी जानकारी अब आप YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी देख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है, चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम।
बदलते भारत की शान।